गोविंद राम बिना बुलाए ही राजा के दरबार में पहुंच गया। कहता, महाराज जी, मुझे अपने राज दरबारियों में शामिल कर लो, अपने यहां नौकरी पर रख लो। क्यों भाई, क्यों रख ले? तेरे में ऐसी क्या खास बात है? महाराज जी, खास बात का तो जब पता चलेगा जब आप परखोगे। मेरे में वो बात है जो और किसी में नहीं हो सकती। मैं आपकी हर वो समस्या सोल्व कर दूंगा जो आपका कोई भी राज दरबारी ना सोल्व कर सकता हो। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है? महाराज, मैं नजरें देख के ये बता सकता हूं कि कौन आदमी क्या है। आदमी आदमी नहीं, किसी के बारे में भी आप पूछ सकते हो। चाहो तो मेरी परीक्षा ले लो। राजा बड़े अचंभे में पड़ गए। ऐसा इंसान भी कोई हो सकता है जो शक्ल देखकर बता दे? ठीक है। और राजा ने खुशी खुशी गोविंद राम को राज दरबारियों में शामिल कर लिया। एक दिन उन्हें ख्याल आया कि क्यों न गोविंद राम की परीक्षा ली जाए। राजा घोड़ों का बहुत बड़ा प्रेमी था। बहुत सारे घोड़े उसके पास थे। जो सर्वप्रिय घोड़ा था वो लाकर गोविंद राम के सामने खड़ा कर दिया। कहने लगे, बताओ ये घोड़ा मेरा नस्ली घोड़ा है या नहीं? महाराज, मुझे 1-2 दिन का समय दिया जाए। 2 दिन बाद गोविंद राम ने बताया कि महाराज, भले ही आपका सर्वप्रिय घोड़ा है पर यह नस्ली घोड़ा नहीं है, यह नहीं हो सकता। और महाराज ने जहां से जलंधरी घोड़े खरीदे थे उस व्यापारी को बुलाया और उसे डांटते हुए कहा, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि मुझे नकली घोड़ा दे दिया नस्ली के नाम पर? और वह व्यापारी डर गया और गिड़गिड़ाते हुआ कहने लगा, महाराज, मैंने आपको वचन दिया था कि आपको नस्ली घोड़े लाकर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा न कर सका और मुझे डर के मारे लगा कि महाराज के साथ दगाबाजी ठीक नहीं। इसलिए मैंने, घोड़ा तो नस्ली था पर इसकी माँ गुजर गई थी, इसे हमने गाय का दूध पिला पिलाकर बड़ा किया और आपको भेंट कर दिया। महाराज ने गोविंद राम से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता लगा? महाराज, इसमें पता करने जैसी कोई बड़ी बात नहीं है। असली घोड़ा कभी भी पड़े हुए घास को वहीं मुंह रखकर नहीं खाता। वो हमेशा घास को मुंह में लेता है और मुंह जमीन से ऊपर करके तभी खाता है। इतनी छोटी सी बात से पता लग जाता है घोड़ा नस्ली है या नकली है। अच्छा, महाराज प्रभावित हुए और कहने लगे, अच्छा, इस बार मैं आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम दे रहा हूं। आपको यह बताना है कि मेरी महारानी शाही खानदान से है या नहीं। अरे अरे महाराज, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। नहीं नहीं, आप मना नहीं कर सकते। बताओ कितने दिन की मोहलत चाहिए? महाराज, मुझे महल में रहने की इजाज़त दी जाए और मैं ये काम 1 हफ्ते के अंदर कर दूंगा। महाराज चिंतित रहने लगे और हफ्ते भर बाद गोविंद राम को बुलाया तो उसका मुंह लटका हुआ था। कहने लगा, महाराज माफ करें, महारानी शाही खानदान से नहीं है। बस ये सुनते ही महाराज का पारा तो 7वें आसमान पर था। तुरंत महारानी से कहा कि अपने पिताजी से पूछो, क्या तुम शाही खानदान से नहीं हो? रानी ने रोते हुए बताया कि नहीं नहीं, मैं शाही खानदान से नहीं हूं। वास्तव में मेरे पिताजी ने आपको आश्वासन दे दिया था, आपके पिताजी को, कि मैं अपनी पुत्री से शादी करूंगा, लेकिन उनकी पुत्री गुजर गई तो उन्होंने अपनी जो सबसे विश्वस्त नौकरानी थी उसकी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और वही बेटी मैं हूं। इस बार तो राजा को पक्का ही विश्वास हो गया कि गोविंद राम आम आदमी नहीं है और उन्होंने खुश होकर खूब सारी भेड़ बकरियां और काफी सारा मिठाई फल गोविंद राम के यहां भिजवा दिया। इतना बड़ा पारखी आदमी हमारे दरबार में है
और करते करते एक दिन तो राजा को बड़ी अजीब सी बात सूझी। अच्छा गोविंद राम, ये बताओ मैं शाही खानदान से हूं या नहीं? नहीं 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 महाराज, मुझसे ये नहीं होगा, आप भले ही मुझे नौकरी से निकाल दें। गोविंद राम, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें जो सच्चाई है वो बतानी ही पड़ेगी। इस बार तो गोविंद राम ने समय भी नहीं मांगा और नतमस्तक होकर कहने लगा, महाराज आपने ये नहीं पूछा कि मुझे महारानी की शाही खानदान से न होने का पता कैसे चला। कहने लगा, अच्छा चलो सच्चाई मुझे पता लग गई, पर तुझे कैसे पता लगा था, अब बता दो। गोविंद राम कहने लगे, जब मैं महल में रहा तो महारानी का व्यवहार मैंने उसके नौकरों के साथ देखा, तो वो यकीनन किसी शाही खानदान की महिला का नहीं हो सकता। इसलिए मैंने निर्णय कर दिया था कि शाही खानदान से नहीं है। और महाराज माफ़ करना, मेरी चाहे गर्दन उतार देना, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। आप भी किसी शाही खानदान से नहीं हो। आप राजा हैं, जो चाहे सजा दे सकते हैं, लेकिन आप शाही खानदान से नहीं हैं। इस बार तो महाराज का पारा बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक गया। गुस्से में तैस होकर कहने लगे, बिना परखे ही तूने ये फैसला कैसे कर दिया? हाथ जोड़कर गोविंद राम खड़ा हो गया। कहने लगा, महाराज जो राजा और उसकी संतान होते हैं, जो शाही खानदान से होते हैं, वो इस तरह के काम नहीं करते। आपने खुश होकर मुझे भेड़, बकरियां, मिठाई, फल, ये क्या क्या दान किया आपने? आपकी जगह कोई शाही खानदान का महाराज होता, कोई शाही खानदान का राजा होता, राजकुमार होता, तो वो सोना, चांदी, असरफी और धन से माला माल कर देता। आप यकीनन शाही खानदान से नहीं है। राजन भागे भागे अपनी बूढ़ी मां के पास गए और उनके चरणों में बैठकर कहा कि माता जी, मुझे सच्चाई बता दो, क्या मैं आपकी कोख से नहीं जन्मा? बूढ़ी मां ने राजन को अपनी छाती से लगा लिया। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, मुझे आप बहुत प्यारे हो। जब हमारा बेटा 2 साल का था, हम शिकार को गए थे और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। किंतु तुम्हारे पिताजी ने वहीं फैसला किया था कि नहीं नहीं, अब हम और संतान पैदा नहीं करेंगे, और हमने एक चरवाहे का बेटा वहीं से लेकर उसे शाही खानदान की तरह से पाला पोसा, बड़े संस्कार दिए, राजमहल में उसको हर सुविधा उपलब्ध कराई, और वही चरवाहे के बेटे आप हो। राजन की आंखें खुल गई थी। सारे वृतांत के बताने का मेरा आशय सिर्फ यही है कि आदमी व्यवहार से जाना जाता है। आप किसी बैंक में जाते हैं, निम्न स्तर के कर्मचारी से बात करने के बाद अब जब मैनेजर के पास पहुंचते हैं, तो आपको अगर ये आभास नहीं हुआ कि हाँ ये मैनेजर कोई विशेष व्यक्तित्व है, तभी मैनेजर है, तो उसके मैनेजर होने का क्या फ़ायदा? किसी भी दफ्तर में, किसी भी संस्था में आप जब मुखिया से मिलने जाते हैं और उससे मिलकर अगर आपको यह आभास नहीं होता कि इस इंसान में कोई ना कोई खूबी है, तो इंसान को वहाँ बैठने का हक नहीं है। बड़ा इंसान तभी होता है जब उसमें बड़प्पन ठसाठस भरा हो। व्यवहार से, वचन से, कर्म से, हर तरीके से उसे सबसे अलग दिखना ही चाहिए, तभी वो बड़ा इंसान कहलाता है। चरवाहे के बेटे को राजगद्दी पर बैठा देने से राजशाही राजन नहीं बन जाते। थैंक यू।